अगर प्रियंका नेट हमारी आवाज ना आए या कनेक्शन लॉस्ट हो जाए तो मुझे फोन करके इंटीमेट कर देना, ओके। ओके मैम, क्योंकि मैं ओके। हाँ, क्योंकि मेरा पूरा अटेंशन स्लाइड्स पे होगा और मैं हो सकता है ना देखूं, अगर चला जाता है नेट और ये क्लास एंड हो जाती तो मुझे बता देना। ओके मैम। Okay, students, welcome in our next class, that is drug delivery system, that is based on drug delivery system. I think my screen is shared to you all. Screen share हो रही है ना? यस मैम। ठीक है, तो मूव करते हैं अपनी स्क्रीन पे। अगर स्क्रीन शेयर होना बंद हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा आप लोग। तो यस। लास्ट लास्ट में पे हम लोगों ने ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड कर दिया था और साथ ही साथ GRRDS स्टार्ट कर दिया था। So one topic was remaining in osmotic drug delivery system. That was what are the factors that checks that limits the release of drug from osmotic drug delivery system. So here are few factors that you should know. First one is physicochemical properties of drug. जब भी हम लोग बात करते हैं physicochemical property की तो it reliant on solubility and physical appearance and texture of the solute molecule, viscosity, surface tension, rheological parameters. So these are the physicochemical properties of the drug which influence the release from the osmotic delivery system. Second point is properties of osmotic agent. This portion will cover what kind of osmotic agent we are going to use. Okay, whether it creates much osmotic pressure or whether it is insufficient to create osmotic pressure inside the system, because we have studied that in osmotic drug delivery system there is a osmogen or osmotic agent, it creates osmotic pressure, and after applying that kind of pressure drug is going to be released there. Next one is membrane type of characteristic. That is membrane means what our system which is used for our polymerase system, which is used for preparation of that kind of osmotic drug delivery system. तो उसकी property कैसी है, wet strength, water permeability कैसा है, कर रहा है नहीं कर रहा है, and last one is size of delivery orifice मीन्स जो हम लोगों ने देखा था, मैं से किसी आप लोग को रिकैप करा रही हूँ। देखिए, दिस इज ए सिंगल चैम्बर्ड ऑस्मोटिक सिस्टम। यहाँ पे हमने जो ऑरिफिस ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हमने स्टडी किया, तो ऑरिफिस ऑरिफिस मीन्स आप छेद, जिसे हम छेद भी कह सकते हैं, पोर भी कह सकते हैं। ये पोर हम लोगों ने क्रिएट किया था सो दैट यहाँ पे जो प्रेशर से जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है और ड्रग हमारी आंख से ऑरिफिस के थ्रू बाहर निकल आ रही है, तो उसका साइज क्या है, इट ऑल्सो मॉनिटर्स ड्रग रिलीज। तो इसको भी हम लोगों ने इसमें रखा है फैक्टर्स में। एंड लास्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलीमर यूज्ड, इट इज हाइड्रेशन और स्वेलिंग। मतलब मीन्स हम लोग किस तरीके का पॉलीमर यूज किया, हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा भी था कि पॉलीमर या तो हाइड्रेट होगा यानी सॉल्युबलाइज हो जाएगा और स्वेल हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में वो अपने सिस्टम को थिन कर रहा है। हाइड्रेट मतलब स्वेल हो जाएगा, सॉल्युबल होकर के धीरे 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 करके वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। सॉल्युबल अगर हो रहा है और स्वेल हो रहा है तो वो अपनी पेरिफेरी को इंक्रीज कर रहा है और उससे अपनी सिस्टम को थिन कर रहा है, और थिन करने की वजह से ये ड्रग को फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और इस तरीके से बच्चे कह रहे हैं क्लास नहीं कनेक्ट हो रहा है, ऐसा क्यों? मैम लेट मैम देम ज्वाइन। नहीं, हो गया हो गया, मैम मैंने प्लीज उनको एडमिट कर ज्वाइन लिया। कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करें फिर से। चलो, मेरे अगर सभी लोग आ गए मेरी क्लास में, वेलकम यू ऑल। मैम। गुड आफ्टरनून। ठीक है, हम लोग आगे की स्टडी करते हैं बच्चों। पल्लवी तुम ज्वाइन नहीं हो पाई हो? पल्लवी नहीं ज्वाइन है क्लास में। एक तो ये ऑनलाइन में सिस्टम में बहुत यस प्रॉब्लम मैम, है। वो पल्लवी का ज्वाइन नहीं हो रहा। हाँ, आ गई पल्लवी? ठीक है, सभी लोग आ गए ना क्लास में? यस मैम। यस मैम। ठीक है, पल्लवी आ गई। ठीक है पल्लवी, स्क्रीन शेयर हो रही होगी, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यस मैम। हाँ बेटा, हम लोग ना हमारा जो लास्ट में हम लोग ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने ये फैक्टर्स रह रहे थे पढ़ने के लिए।
इन फैक्टर्स को हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या फैक्टर हैं। मैम क्लासिफिकेशन भी रह गया था। ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम के यस मैम। एक मिनट भी चेक कर ले रही हूँ। क्लासिफिकेशन हो गया था मैम, क्लासिफिकेशन मैंने कराया था। आपने कराया था? हाँ। पूरा मैम एक मिनट। सुनो मेरी बात सुनो। मैंने क्लासिफिकेशन में दो तरीके क्लासिफिकेशन होते हैं। देखो मेनली एक इम्प्लांट टाइप का होता है, एक ओरल होता है। तो हाँ इम्प्लांट यस। का मैंने ये एक एग्जांपल लिया था, दैट इज एल्जिट और ड्यूरोज। ठीक है, दो एग्जांपल इसके लिए थे। और हम लोग आ जाते ओरल। ओरल में हमने एक सिंगल चैम्बर ऑस्मोटिक सिस्टम पढ़ा था। इसकी जो बेसिक मैकेनिज्म है वी हैव स्टडीड इट। ठीक है। हाँ अब यस इसके बाद मैम। बहुत से एडवांसमेंट हैं, बहुत से मॉडिफिकेशन हैं। मैंने आप लोग को होमवर्क भी दिया था कि आप लोग इस पे और भी अगर मिलते हैं तो उसको ऐड कर लेंगे। जैसे सिंगल यस मैम। चैम्बर्ड है, मल्टी चैम्बर्ड भी है, डबल चैम्बर्ड भी है, तो वो आप देख लेंगे। ओके। हाँ यस मैम। अब हम लोग आगे थोड़ा इसको लेके चलते हैं। आज हमारा मोटो ये है कि आज हम अपना टॉपिक जो है खत्म करेंगे इसको। हाँ, फैक्टर्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जो लोग बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं तो देख लें, इस स्लाइड को हम कवर कर चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले फिजिको केमिकल फैक्टर्स आते हैं, जिसमें सॉलिबिलिटी, विस्कोसिटी, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज या उसका टेक्सचर कैसा है, हमारा सॉलिड है या लिक्विड है, किस मैटर ऑफ फेस क्या है उसका। फिर सेकंड फैक्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑस्मोटिक एजेंट। ऑस्मोटिक एजेंट आर द ऑस्मोजन व्हिच आर एडेड इन द फार्मूलेशन विद द फार्मूलेशन, और इसका काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को क्रिएट करना। नेक्स्ट वन इज मेम्ब्रेन टाइप ऑफ एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें मेम्ब्रेन टाइप मीन्स हमारा जो मेम्ब्रेन है, जो ऑस्मोटिक मेम्ब्रेन क्रिएट हो रहा है, बन रही है ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, जो सराउंडिंग मेम्ब्रेन है वो वेट हो रही है, ये वाटर परमिएबल है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज साइज ऑफ डिलीवरी ऑरिफिस। जो ऑरिफिस है उसका साइज क्या है। और लास्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉलीमर यूज्ड। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सॉलिबिलिटी की बात करते हैं। तो सॉलिबिलिटी किसी भी प्रकार का अगर हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना रहे होते हैं तो उसमें सॉलिबिलिटी मैटर करता है। हमें देखना ही पड़ता है। ये हमारी प्री फॉर्मुलेशन स्टडी का सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है सॉलिबिलिटी। और इसमें हम लोग को ये डिफाइन करना पड़ता है कि हमारी ड्रग में मोर सॉलिबल है, लेस सॉलिबल है, स्प्रिंगल सॉलिबल है या इनसॉलिबल है। हमारी इसकी सॉलिबिलिटी की कैटेगरी क्या है, हमारी ड्रग की कैटेगरी क्या है। जैसे आप लोगों ने बीसीएस क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा, 4 तरीके की कैटेगरी में ड्रग को रखा गया है ना। बीसीएस क्लासिफिकेशन 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से हमें अपनी ड्रग की कैटेगरी को कैटेगराइज करना पड़ेगा। और अगर उसकी सॉलिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है, तो भी वो ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाने लायक नहीं है। और अगर उसकी कैटेगरी बहुत ज्यादा सॉल्युबल है ड्रग, तो भी वो नहीं है। तो इन नटसेल वी कैन से दैट द drug candidate which has optimum solubility, not too high, not too low, these are the ideal for osmotic drug delivery system. तो solubility में हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर if we determine the solubility, तो इसमें हम लोग को ये सब लिखना है। ये लास्ट वाली लाइन सब लोग ध्यान देंगे। बोथ हाईली सॉलेबल एंड पुअरली सॉलेबल ड्रग्स आर नॉट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम। Come to the next characteristic feature or influencing feature, that is osmotic pressure. So this osmotic pressure is created by osmogen. तो osmogen के लिए बोला गया है कि हमारा जो osmogen है that should create optimum osmotic pressure gradient. प्रेशर ग्रेडियंट मतलब हमारा ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस। जो हमारा ऑस्मोजन है वो इतना डिफरेंस क्रिएट करेगा कि बाहर आउटसाइड द सिस्टम और इनसाइड द सिस्टम एक सफिशिएंट ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो सके, जो उस ड्रग को ड्राइव कर सके बाहर की ओर निकलने के लिए। ठीक है। द रिलीज रेट ऑफ द ड्रग फ्रॉम द ऑस्मोटिक सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। जितना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उतना ही अच्छी तरीके से रिलीज रेट हमारा ड्रग का हाई होगा। और किसकी बात हो रही है, तो द टू अचीव एन ऑप्टिमम जीरो ऑर्डर डिलीवरी सिस्टम, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ऑरिफिस मस्ट बी स्मॉलर। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों? देखिए, खुद इमेजिन करिए, अगर कोई सिस्टम है उसमें ऑरिफिस अगर हमने बड़ा बना दिया, छेद जो है उसका बड़ा कर दिया, तो एट वंस जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर बनेगा, क्रिएट होगा, सारी की सारी ड्रग बाहर की ओर ड्रिवन हो जाएगी, बाहर की ओर निकल जाएगी। इसे कहेंगे बर्स्ट रिलीज हो गया।
ठीक है। तो इसको हमें हमें चाहिए जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर जानते हैं सब लोग, बहुत कॉन्स्टेंटली ड्रग रिलीज होती है इसमें। जरा सा भी आप लोगों ने ग्राफ के थ्रू देखा होगा, जीरो ऑर्डर में कांस्टेंट हमें रिलीज डेट मिलता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि हमको अगर जीरो ऑर्डर डिलीवरी चाहिए हमको, तो ऑरिफिस जो है बहुत बड़े साइज का नहीं होना चाहिए, इट शुड बी स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर देन अ मैक्सिमम साइज टू मिनिमाइज ड्रग डिलीवरी बाय डिफ्यूजन। Furthermore, the area must be sufficiently large above a minimum size to minimize hydrostatic pressure build-up in the system। मतलब दूसरी बात ये बोल रहा है कि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर सेकंड थिंग इट इज सेइंग दैट बहुत क्या कहते हैं, एरिया उसका लार्ज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बना रखा है और वो उसमें से धीरे धीरे करके ड्रग को रिलीज निकलना है। और इन्होंने रेंज भी दे रखी है कि ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम का जो ऑरिफिस साइज है वो 600 माइक्रोन से 1 mm के बीच होना चाहिए। तो रेंज सब लोग याद रखेंगे। प्रीवियस जो आपका फैक्टर है उसमें आपको ये याद रखना है कि हमारा ज्यादा सॉल्युबल होनी चाहिए, ना पुअरली सॉल्युबल होना चाहिए। ऑरिफिस के केस में ये लिखना है कि हमें जो ऑरिफिस साइज है वो 600 माइक्रोन से 1 mm होना चाहिए। नेक्स्ट, दिस स्लाइड इज कंटेनिंग व्हाट आर द इवैल्यूएशन पैरामीटर्स व्हिच शुड बी डन, व्हिच शुड बी परफॉर्म्ड while defining osmotic drug delivery system। तो यहाँ पे फोर डायमीटर मीन ऑरिफिस डायमीटर, कोटिंग थिकनेस कितनी, जो हमारी प्रिपरेशन है, जिस जो पॉलीमेरिक है उसके अंदर ड्रग एंट्रैप है, उसकी उस पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या है, हार्डनेस क्या है सिस्टम की, फ्लायबिलिटी, वेट वेरिएशन, और ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो सभी डिलीवरी सिस्टम के साथ एप्लीकेबल होते हैं। तो ये कुछ टॉपिक रिमेन रह गया था उसमें ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, तो वो मैंने इसे कंपाइल कर दिया है। अब आते हैं फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट कर दिया था और हम लोगों ने इसके अप्रोप्रिएट कैंडिडेट भी पढ़ लिए थे और अनसुटेबल फॉर पढ़ लिए थे और ट्रांजिट टाइम भी पढ़ लिए थे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रह रहा था, है ना, यही रह रहा था ना जो बच्चों, GRDDS में यस मैम। आई थिंक, हाँ, फैक्टर्स रह रहे थे। तो सभी लोग ध्यान देंगे, इसके फैक्टर्स हम लोग डिस्कस करते हैं। डेंसिटी, size and shape of the dosage form, single or multi-unit formulation, age, gender, body posture, frequency to intake, disease। तो स्टार्टिंग के जो 3 फैक्टर हैं, डेंसिटी, साइज एंड शेप ऑफ डोजेज फॉर्म एंड सिंगल और मल्टी यूनिट फॉर्मुलेशन, ये है आपके ड्रग रिलेटेड या प्रिपरेशन रिलेटेड फैक्टर्स। ओके, एंड रेस्ट फैक्टर्स आर रिलेटेड टू फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल में आ जाएगा उसका एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, बॉडी पोस्चर क्या है, कैसे बैठा है, लेटा है, क्या किस पोजीशन पे है, फ्रीक्वेंसी टू इनटेक बार बार ले रहा है, कैसे कर रहा है, डिजीज क्या है। डिजीज स्टेट मतलब उसमें कोई और साइमल्टेनियसली कोई और डिजीज तो नहीं है उसके साथ, हम पेशेंट को दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की प्रिपरेशंस जो होती हैं उनमें ये देखना पड़ता है कि डिजीज स्टेट और क्या है, बिकॉज हमारी जो प्रिपरेशन है वो गैस्ट्रिक रीजन में 3 से 6 घंटे तक रह रही है, ठीक है। अच्छा, अब आगे आगे देखते हैं इसको। गैस्ट्रो रिटेंटिव टेक्नोलॉजी में हम लोग देखते हैं 2 तरीके की टेक्नोलॉजी है जो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन की गई है। एक है नॉन एफर्वेसेंट। एफर्वेसेंट का सबको मतलब पता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफर्वेसेंट, यू ऑल पीपल नो। एंड नॉन एफर्वेसेंट, एफर्वेसेंट मीन्स दैट रिलीजेस CO2 या बबल्स। तो इसमें इफरवेसेंट सिस्टम में 4 तरीके के हैं। लो डेंसिटी सिस्टम, लो डेंसिटी जब भी कहा जाएगा इट मीन्स फ्लोटिंग। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, तो जैसे ही हमारे स्टमक मीडिया में इट विल गो, देन इट विल शो फ्लोटिंग फेनोमेना ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रिपरेशन। इट मे बी टैबलेट, इट मे बी बीट्स, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग बिहेवियर शो करेंगे। सेकेंड वन इज स्वेलेबल एंड एक्सपेंडेबल। स्वेलेबल एंड एक्सपेंडेबल का मतलब जैसे ही प्रिपरेशन हमने लिया, गैस्ट्रिक मीडिया में गया, गैस्ट्रिक मीडिया में जैसे ही वो कॉन्टेक्ट में आया गैस्ट्रिक फ्लूइड के, इट गेट स्वेल, इट गेट एक्सपेंड, एक्सपेंड करके फूल गया, फूल करके वो धीरे धीरे से डिफ्यूजन कर रहा है ड्रग का। नेक्स्ट वन इज म्यूको एडेसिव सिस्टम। जैसा कि नाम बोल रहा, म्यूको एडेसिव, म्यूको मीन्स म्यूकोसा, एडेसिव मीन्स चिपकना। तो हमारी जो गैस्ट्रिक लेयर है, इनर लेयर दैट इज मेड अप ऑफ म्यूकोसा, वहां जाकर के हमारी प्रिपरेशन एडेसिव हो जाती है, चिपक जाती है, एडर्ड हो जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं म्यूको एडेसिव। नेक्स्ट इज हाई डेंसिटी सिस्टम। हाई डेंसिटी मतलब हमारी जो गैस्ट्रिक रीजन है
जो हमारा स्टमक है, स्टमक की बात हो रही है, स्टमक का जो हमारा लास्ट पोर्शन है, लास्ट वाला जो पार्ट है, वहां जाकर के बिकॉज देयर डेंसिटी इज वेरी हाई, तो ये वहां जाकर के रिटेन कर जाएंगे, वहां जाकर बैठे रहेंगे और वहां से ड्रग को स्लोली रिलीज करते रहेंगे. आई थिंक दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर फॉर यू. Come to the high density system. We are starting with high density system. As the name indicates, the preparation has high density. High density means the density is more than water. The density is more than the fluid which is present in stomach. The gastric contents have a density closer to water, a density closer to uh, 2.5 gram per centimeter cube is necessary for significant prolongation of gastric residence time. So it is saying that if your preparation has density more than 2.5 means above to water. Water की density कितनी होती है? What is the density of water? 1. 1. 1 से देख रहे 2.5 times higher है ये. Okay, so it is saying that if the density of your preparation is higher than 1, approximately 2.5, then it is suitable for residing in stomach region. Okay, the commonly used excipient in high density system includes, तो जब भी प्रिपरेशन बनाएंगे तो हम कुछ ऐसे सिस्टम्स डालेंगे, ऐसे एक्सिपिएंट्स ऐड करेंगे जो डेंसिटी को मॉडिफाई करते हैं, जैसे बेरियम सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, आयरन पाउडर, टिटेनियम डाइऑक्साइड. तो आप देखेंगे ये जो मेटल्स है ना, ये मेटल्स पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो इनका जो एटॉमिक वेट है वो ज्यादा होता है. ठीक, इनकी मॉलिक्यूलर वेट इनका ज्यादा है, जिसकी वजह से ये डेंसिटी ज्यादा शो करते हैं और जाकर के स्टमक में रिजाइड कर देंगे, जैसा कि हम लोग इमेज में भी देख सकते हैं. इमेज में देख रहे हैं कि जैसे प्रिपरेशन लिया वह वो प्रिपरेशन जाकर के वहां पे एडहर कर गई, रुक गई. ठीक है, नीचे जाकर के. The major drawback with such system is that it is technically difficult to manufacture them with a large amount of drug, more than 50%, and to achieve the required density. This is limitation. Okay. So high density system, if one person is going to prepare, then he should remind that the concentration of drugs should not be more than 50%. Okay. Then it is ideal for high density drug delivery system. Come to the second, that is low density system or floating drug delivery system. It is also saying that you can see in the diagram that while the patient has taken floating tablet, it is floating. It is showing buoyancy. ओके, तो ये यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं फ्लोट कर रही है, वो नीचे नहीं जा रही है, गैस्ट्रिक फ्लूइड में फ्लोट कर रही है. So it is the kind of floating drug delivery system. The floating drug delivery systems have a bulk density lower than the gastric fluid. Okay, इसकी bulk density कम होती है gastric fluid and thus remains buoyant in the stomach for prolonged period of time without affecting the gastric emptying rate. While the system is floating on the gastric content, the drug is released slowly at a desired rate of the time from the system. This type is also called as hydrodynamically balanced system. This is very important term that is applied for floating drug delivery system. Hydrodynamically balanced. Okay. तो यहाँ पे इन्होंने टैबलेट का दिखाया एग्जांपल. मोस्ट ऑफ द literature in most of the literature you can find that there are enormous preparation meant for floating drug delivery system that includes beads, floating beads. That beads may be oil entrapped or simple drug entrapped floating beads. These beads get buoyant. ओके, पूरे सिस्टम में बाइंड रहती है और धीरे धीरे अपने पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन से ड्रग को रिलीज करती रहती है. दिस वाज ऑल अबाउट फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम. कम टू द स्वेलिंग सिस्टम. तो पहले हम लोग इसको जो हमारा डायग्राम है इसको देखते हैं. डायग्राम में वी कैन सी दैट देयर इज अ system that show two compartments. One is drug reservoir and other is swellable polymeric membrane. This polymeric membrane which is swellable in nature. Swellable means जो swell हो सकती है. It is swellable in nature. As it come in contact with the gastric fluid, it get expand. Its membrane, its system get expand, और जैसे ही वो एक्सपैंड हो जाती है, बड़ी साइज की हो जाती है और तो वहां से धीरे धीरे ड्रग को डिफ्यूज करने लगती है, रिलीज करने लगती है. So this kind of dosage form in the stomach will withstand gastric transit if it is bigger than pyloric sphincter.
समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? दिस इज सेइंग दैट पाइलोरिक स्फिंक्टर मींस द लास्ट रीजन ऑफ द पाइलोरिक, जो स्फिंक्टर मींस छेद होता है, ठीक है। पाइलोरिक जो पाइलोरिक का जो माउथ है, वहां पे भी जाकर के रिजाइड कर जाते हैं, ट्रांजिट कर जाती है, बट शुड बी स्मॉल एनफ टू बी स्वैलो। ये कह रहे हैं कि इनको बड़ी बना सकते हैं, कितना बड़ी बना सकते हैं, जितना पाइलोरिक स्फिंक्टर का साइज है उतना बड़ी बना सकते हैं, लेकिन हमको ये बात का ध्यान रखना है कि इसको स्वैलो कर लिया जाए। Okay, these systems swells many times in the original size. Cross linking should be optimum. Highly cross linked don't swell. ठीक है। हम क्या क्या करते हैं, जैसे स्वेलिंग सिस्टम बनाते हैं तो हम ऐसा पॉलीमर चूज करते हैं जो क्रॉस लिंकिंग बिहेवियर शो करता है। क्रॉस लिंकिंग करके वो स्वेल कर जाता है। तो हमको ये ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा क्रॉस लिंकिंग एजेंट हम ना डाल दें जिससे ये बहुत ज्यादा देर तक स्टमक में रिजाइड करे। ओके। Sustained and controlled release is achieved by selection of proper molecular weight polymer and swelling of polymer retards drug release. चिटोसिस में कौन कौन से पॉलीमर यूज होंगे ये ध्यान देंगे। चिटोसन, एचपीएमसी, स्टार्च, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, कार्बोल आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्वेलिंग सिस्टम। और जो ड्रग्स हैं जो कि यूज हो रही है, डाइक्लोफेनेक जो कि एसिड है, सिप्रोफ्लोक्सासिन वो एंटीबायोटिक, फ्यूरासेमाइड, फ्यूरासेमाइड किस कैटेगरी की ड्रग है? फ्यूरासेमाइड किस कैटेगरी की ड्रग है? डायरेटिक। डायूरेटिक में। ओके। ये सारी प्रिपरेशन जो है सोलर सिस्टम को गवर्न कर रही है। लास्ट इज बायोएडिसिव और ग्लूकोएडिसिव सिस्टम। तो दिस इज द लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ GRDDS। तो इसमें दिस इज सेइंग दैट ग्लूकोएडिसिव मीन्स दिस इज गोइंग टू एडहेयर एट द म्यूकोजल साइट। So it's a delivery device within the human to enhance the drug absorption at a site-specific manner. So I can say that it is releasing its drug at a site-specific manner. Biodiesel polymers used which adhere to the epithelial surface of the stomach and improves the prolongation of gastric retention. Okay. तो वहां चिपक जाती है, चिपक करके धीरे धीरे ड्रग को रिलीज करती रहती है। दीज मैकेनिज्म्स आर वेटिंग थ्योरी, पहले सबसे पहले वेट होगी वो, then the diffusion theory means diffusion होना स्टार्ट होगा, then absorption theory, because it is attached to the mucosa तो वहां से डायरेक्ट उसका absorption स्टार्ट हो जाएगा। Okay, and the electron theory. Electron theory means the polymeric membrane that containing some sort of charged particle, and our mucosa also contains some kind of charge. तो वहां पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन स्टार्ट होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन थ्योरी वहां पे एग्जीक्यूट होती है। The materials that are commonly used for biodiesel are polyacrylic acid, chitosan, cholestyramine, sodium alginate, hydroxypropyl methyl cellulose, sucralfate। sucralfate किस कैटेगरी की ड्रग है? इसका क्या पर्पज है? आप लोगों ने सुक्रालफेट पढ़ा होगा। सुक्रालफेट जेल एंटासिड जेल बना रहा है। ग्लूकोजा में अगर अल्सर हो गया तो सुक्रालफेट का जेल वहाँ पे यूज हो रहा है तो अल्सर को जल्दी से हील कर देता है। क्या कहते हैं ड्रग्स, हाँ अल्सर प्रोटेक्टिव हो गया। तो दीज काइंड आर द सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ म्यूकोएडिसिव सिस्टम। नेक्स्ट वन इज इवैल्यूएशन ऑफ फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो आप लोगों के सिलेबस में 4 तरीके के ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। चारों तरीके के जो सिस्टम्स हैं यू हैव टू स्टडी देयर डेफिनेशन, their classification, their specific features, their evaluation parameters, okay, and factors affecting the drug delivery system। तो ये 4-5 चीजें आपको सभी क्लासिफिकेशन में इंक्लूड करनी है। तो आते हैं इसमें इवेल्युएशन में। तो इवेल्युएशन में सबसे पहले बिकॉज दिस इज फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम तो वी हैव टू स्टडी फ्लोटिंग ड्यूरेशन, मीन्स कितने टाइम तक ये फ्लोट कर रहे हैं, या अगर वो गैस्ट्रिक में रिजाइड कर रही है तो कितने टाइम तक रिजाइड कर रही है, वो टाइम को डिटरमाइन करना। सेकंड वन इज डिसोल्यूशन प्रोफाइल, डिसोल्यूशन स्टडी करना, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करना, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, इफ वी आर मेकिंग टैबलेट्स देन कंटेंट यूनिफॉर्मिटी क्या है, हार्डनेस और फ्राइबिलिटी, दीज आर द सब्सिडियरी। ओके, तो दिस इज हार्डनेस एंड फ्राइबिलिटी इज नॉट वेरी मैंडेटरी बिकॉज दीज आर कैटेगराइज्ड आल्सो इन अनऑफिशियल टेस्ट। ओके, आगे चलते हैं, फ्लोटिंग टाइम की बात करते हैं। तो फ्लोटिंग टाइम अगर किसी को डिटरमाइन करना है तो वी ऑल ऑफ अस नो दैट स्टमक पीएच इज 1 to 3, वेरी बिटवीन 1 to 3। तो उसका जो पीएच होगा वो तो ऑब्वियसली एसिडिक ही होगा। तो क्या करते हैं, 0.1 नॉर्मल का HCl बना के रख लेते हैं और उसमें हम अपने प्रिपरेशन को ऐड करते हैं और देखते हैं कितने टाइम तक हमारी प्रिपरेशन विदाउट डिसइंटीग्रेटिंग
मेंटेनिंग इट्स इंटीग्रिटी। ठीक है, यहाँ बायंट कर रही है, अगर बीड से बना रहे हैं तो फट नहीं रही है, आराम से फ्लोट करी, टैबलेट है तो टैबलेट फ्लोट कर रही है, तो वो टाइम हम डिटरमाइन कर लेते हैं। डेंसिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय द डिस्प्लेसमेंट मेथड यूजिंग बेंजीन एज डिस्प्लेसमेंट मीडियम। तो ये इन्होंने बता दिया। स्वेलिंग सिस्टम में भी सेम यही है कि सिस्टम कितना स्वेल कर गया है, इसके लिए पर्टिकुलर फार्मूला यूज किया है कि बिफोर वाटर अपटेक उसका क्या वेट था, आफ्टर वाटर अपटेक उसका क्या वेट है, और ये फार्मूला पुट कर देने से हमको ये पता चल जाएगा दिस मच परसेंटेज ऑफ वाटर द प्रिपरेशन हैज गेन्ड। म्यूको एडेसिव सिस्टम के लिए इन्होंने इसको भी समझ लेते हैं पहले। इन्होंने डायग्राम जो मेंशन किया है, डायग्राम में देखेंगे कि दिस इज कंटेनिंग अपर जा एंड लोअर जा, एंड द पॉलीमर और जो हमारा जो प्रिपरेशन है दैट इज केप्ट बिटवीन द अपर जा एंड लोअर जा, एंड फोर्स हम लगाते हैं, फोर्स लगा के हम ये देखते हैं कि वो कितना फोर्स को टॉलरेट कर पा रहा है। दिस मेजरमेंट ऑफ आइदर टेंसाइल और शियर स्ट्रेंथ, जानते हैं टेंसाइल और शियर स्ट्रेंथ क्या होती है, तो हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, कंप्रेशन लगा रहे हैं, और कितना कंप्रेशन पर्टिकुलर प्रिपरेशन ने विदस्टैंड किया है, उसे कहते हैं टेंसाइल और शियर स्ट्रेंथ मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ इन्वॉल्व्स क्वांटिटी द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द एडिशन बॉन्ड बिटवीन द टेस्ट पॉलीमर एंड मॉडल मेम्ब्रेन। तो जो मेम्ब्रेन के बीच हमने रख रखा है जिसे हम अपर जार लोअर जार कह रहे हैं, और पॉलीमर रखा है, तो इस डैमेज होने में इसको टूटने में कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है, ये चीज हम म्यूको एडेसिव में स्टडी करते हैं। तो दिस वाज उसमें आप लोगों ने अभी तक पढ़ा, ऑस्मोटिक पढ़ लिया और जीआरडीडी पढ़ लिया। ठीक है, अब आपका लास्ट टॉपिक है दैट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमेरिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम। दिस इज योर लास्ट टॉपिक। तो बायोडिग्रेडेबल इट इज सेइंग मींस द thing which is going to degrade inside our body, this is inside our physiological system. Okay, this is that is known as biodegradable. ओके, तो बायोडिग्रेडेबल सभी लोग को समझ में आता है। तो यहाँ पे कुछ पॉलीमर्स की बात हो रही है, तो पॉलीमर्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकते हैं और बायोडिग्रेडेबल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हम लोग करेंगे वो बायोडिग्रेडेबल की करेंगे। तो कुछ हमने यहाँ पे प्रोडक्ट को कंपाइल कर रखा है जो बायोडिग्रेडेबिलिटी टाइम को शो कर रहे हैं। तो जैसे अब कॉटन रैप्स है वो 1 से 5 महीने में डिग्रेड हो जाता है, पेपर है 2 से 5 महीने में डिग्रेड हो जाएगा, रूप, तो इससे कई सारी चीजें हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नायलॉन फैब्रिक को जरा देखें सभी लोग, या लेदर शूज को देखें सभी का। हेलो हेलो, निपुर क्यों कॉल कर रहे हो? हेलो निपुर, क्यों कॉल कर रहे हो? क्लास क्या चल रही है ना? हेलो, आई एम ऑडिबल और नॉट? यस मैम ऑडिबल। मैम एक्चुअली वो शायद लेफ्ट हो गए थे क्लास से, तो वो ज्वाइन करना चाहते। तो कैसे ज्वाइन किया जाए इसको? वो फिर से मुझे रिक्वेस्ट उनका रिक्वेस्ट। ज्वाइन। हाँ, हेलो, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम। नुपुर ज्वाइन हो पाई कि नहीं? नहीं हो पाई? नहीं हो पाएगा। लेफ्ट कैसे होगी?
क्या पता। इसको कोई फोन कर दो कि तुम ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट भेजो। एक्चुअली मैं जब क्लास पढ़ाने लगती हूँ ना स्लाइड में, तो मुझे पता नहीं चलता कि क्लास में ज्वाइन क्या हो गई हो मैम, ज्वाइन हो गई नूपुर मैम। हाँ थैंक यू मैम। ओके नुपुर, कैसे हट गए थे बेटा? मेरा वो खत्म हो गया था चार्जिंग, कोई बात नहीं, बैटरी डाउन हो गई थी। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। तुम लोग वैसे बहुत मेहनत कर रहे हो। तो हम आगे चले। यस मैम। ठीक है, तो ये हम लोग प्रोडक्ट कुछ पढ़ रहे थे, जो प्रोडक्ट इतने साल लगाते हैं डिग्रेड होने में, तो उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यहाँ से बात करते हैं। प्लास्टिक कोटेड पेपर मिल्क कार्टन जो है 5 साल लगाते हैं डिग्रेड होने में। लेदर शूज जो है 25 से 40 साल, नायलॉन फैब्रिक 30 से 40 साल, प्लास्टिक बैग 10 से 20 साल, प्लास्टिक होल्डर रिंग्स जो है 4 से 50 साल। आप देख रहे हैं ग्लास 1 मिलियन ईयर। प्लास्टिक बोतल का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो दिस इज वाई all the regulatory bodies, all the concerned agencies are requesting not to use plastic and plastic related products ना। उनका डिग्रेडेशन टाइम देख रहे हैं कितना ज्यादा है। नेक्स्ट है पॉलीमर्स। क्या होता है? बिकॉज वी आर स्टडिंग पॉलीमर्स, तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग को सभी को पता है पॉलीमर्स किसे कहते हैं। पॉलीमर्स आर द units that are made up of monomers. Monomers have single integrity and polymers have complex integrity. सभी को पता है इस चीज को। तो इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स। आई हैव कंपाइल्ड हियर। मोनोमर्स आर small molecules. When these small molecules are processed through a particular reaction or through a process, then polymer are prepared. तो यहाँ पे जो polymers होते हैं they have high molecular weight, high molar mass है, and they are also composed of repeating structural units. Means their units are constantly repeating. जो इनकी बेसिक यूनिट है जो कि मोनोमर है, दिस इज रिपीटिंग। तो जैसे एग्जांपल में पॉलीमर को लेते हैं थाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीथायरीन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो जितने भी पॉलीमर्स हैं दे हैव रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ मोनोमर। ओके, तो बेसिकली दे कंटेन some double bond or triple bond for preparation for their in their chemical structure formula. Therefore, in case of methylene, we can see that a C double bond C is here, and we are discussing about polyethylene, then it breaks its double bond and form poly structure of that monomer. So this is polymer. Come to the classification of polymer based on their different characteristic feature. There are 4 kinds of polymer. Based on origin source, based on structure, based on molecular force, based on mode of polymerization. So they are different kinds of classified there. In case of natural source or origin of source, there are 3 kinds of polymers. There are natural, synthetic, and semi-synthetic, and you have to deal with this kind of classification. Based on structure, linear polymer, branch chain polymer, cross-linked polymers. ठीक है। थर्ड वन इज बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फोर्सेस। तो यहाँ पे इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, एंड लास्ट वन इज बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन. We can study addition polymers and condensation polymers. So this is the basic classification of polymer. तो अब हम लोग एग्जाम्पल से डिस्कस कर लेते हैं कि जब ओरिजिन की बात आती है तो ये इसका मतलब होता है कि कहाँ से इसको हम ऑब्टेन कर रहे हैं। इट मे बी नेचुरल, इट मे बी सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। तो जब नेचुरल की बात आती है तो नेचुरल में हम लोग एनिमल्स से, माइक्रोबियल सोर्स से, ठीक है,
जैसे सिल्क भी आपका पॉलीमर है जो एनिमल सोर्स से आएगा, वूल आएगा एनिमल सोर्स से, कॉटन प्लांट से आ गया, तो इस तरीके से नेचुरल सोर्स हो गया। सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक जो है वो पॉलीथायरीन एंड पॉली विनाइल क्लोराइड हो गए इसमें। स्ट्रक्चर के बेस में अगर डिस्कस करते हैं तो लीनियर है कि ब्रांच एंड क्रॉस लिंक है। फिर से स्ट्रक्चर पॉलीमर की बात, पॉलीमर हम लोग डिस्कस करें तो पॉलीमर आर कंटेनिंग रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोमर, कि अब लीनियर है, ब्रांच्ड है या क्रॉस लिंक्ड है, मीन्स ब्रांच एंड लीनियर का क्रॉस लिंकिंग बना दिया। मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं, थर्मोप्लास्टिक, इलास्टोमर, थर्मोसेट, तो ये इन्होंने इस तरीके से क्लासिफाई करके डायग्रामेटिक इंफोग्राफिक जिसे भी कह सकते हैं क्लासिफिकेशन उन्होंने दिखाया है। ये लास्ट वाला है मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मींस चेन पॉलीमराइजेशन या स्टेप पॉलीमराइजेशन। चेन पॉलीमराइजेशन इट कंटेन्स सम सॉर्ट ऑफ चेन लाइक स्ट्रक्चर, एंड स्टेप पॉलीमराइजेशन मींस दैट रिपीटिंग, दिस इज कंपोज्ड ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ मोनोमर। तो ये कई तरीके के मोनोमर्स को मिला करके ये इसको पॉलीमराइजेशन बनाया जा रहा है। Come to the biodegradable polymers that are degraded in vivo. In vivo means inside our body, either enzymatically or by क्या कहते हैं chemically. So and they are biocompatible also. Biocompatible means they are not showing any harmful effect to the body. They are compatible. They are compatible inside our body system. इसे biocompatible कहते हैं। Byproducts are metabolized and removed from the body by a normal metabolic pathway. तो एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं हम लोग, क्या है पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पैक्टिन, कोलेजन, स्टार्च एक्सेट्रा। तो बायोडिग्रेडेबल तरीके के पॉलीमर हैं। तो दो चीजें याद रखना है बायोडिग्रेडेबल में कि वो हमारी बॉडी के अंदर ही डिग्रेड हो जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर और बायोकम्पेटिबिलिटी शो करते हैं। उनके जो बाय प्रोडक्ट्स है वो नॉन टॉक्सिक है, कंपेटेबल है और हमारी बॉडी के अंदर ही मेटाबोलाइज होकर के बाहर एक्सीट आउट हो जाते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स भी चार तरीके के डिस्कस किए गए हैं। तो बायोमास प्रोडक्ट जिसे हम एग्रो पॉलीमर्स कहते हैं। एग्रो पॉलीमर्स दो तरीके के हो सकते हैं, या तो पॉलीसेकेराइड्स होंगे या प्रोटीन्स होंगे। तो पॉलीसेकेराइड्स की बात करते हैं, इट कंटेन्स स्टार्चेस, लिग्नोसेलुलोज प्रोडक्ट, अदर गम्स एंड चिटोसन हो गए। प्रोटीन्स की बात होती है तो एनिमल या प्लांट प्रोटीन हो गए, ये भी बायोमास प्रोडक्ट एग्रो पॉलीमर्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोनेट जो पीएचए कहते हैं, दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। From biotechnological approaches we can synthesize polylactic acid जिसे PLA कहते हैं, and from oil products we can say that polycaprolactone, this is from oil product, this is obtained from oil product. Polysteramide, aliphatic copolyesters जिसे PBSA कहते हैं, aromatic copolyesters जिसे PBAT कहते हैं। तो these are the classification of biodegradable polymer। तो जब भी बात होती है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रिलीज, हम लोग डिस्कस करते हैं बायोडिग्रेडेशन इसका होगा, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है तो इनका बॉडी के अंदर ही डिग्रेडेशन होगा। डिग्रेडेशन कैसे हो सकता है, तो एंजाइमेटिक हो रहा है या हाइड्रोलिसिस मींस केमिकली हो रहा है या इन दोनों को मिल करके हो रहा है, ठीक है। या इनका इरोजन हो जाएगा, बल्क इरोजन होगा या सरफेस इरोजन। बल्क इरोजन का मतलब होता है पूरा के पूरे फट गए, सरफेस मतलब धीरे धीरे सरफेस उनकी इरोड होकर के बाहर निकल रही है। तो दिस इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ degradation, chemical degradation, physical degradation and enzymatic degradation। तो come to the enzymatic और chemical degradation, यहाँ पे क्या हो रहा है कि chemical और enzymatic degradation is mediated by water, enzyme and microorganism। ये क्या करते हैं, क्लीवेज कर देते हैं, क्रॉस लिंकिंग, बिकॉज वी हैव स्टडीड दैट पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स थ्रू सम पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या कुछ क्रॉस लिंकिंग आयंस के थ्रू की, ओके। कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंजाइम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर क्लीवेज को, पर्टिकुलर जो जो इंटरेक्शन हुआ है उसको ही क्लीव कर देंगे, तोड़ देंगे, स्प्लिट कर देंगे। तो इसे कहते हैं क्लीवेज ऑफ क्रॉस लिंकिंग। जो क्रॉस लिंकिंग हुई है उसी को ही तोड़ देना, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर सब इसी में ही क्लीवेज में ही देखते हैं। जैसे एसिटल ग्रुप लगा तो एसिटल हाइड्रोलिसिस के थ्रू ये अपना OH ROH अलग कर लिया और अपने सिंपलर कंपाउंड में जाकर के टूट गया। फिर हेमी एसिटल इसी तरीके से, ईथर्स भी इसी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएंगे। we can see that complexity of these biodegradable polymers are simplified with the use of enzyme or chemicals, okay।
फिजिकल डिग्रेडेशन की बात होती है तो या तो बल्क इरोजन होगा या सरफेस इरोजन होगा। तो हम लोग जैसे बल्क इरोजन डिस्कस कर रहे हैं तो डिग्रेडेशन टेक्स प्लेस थ्रू आउट द होल ऑफ द सैंपल। वाटर इनटेक इज फास्टर देन द पॉलीमर चेन सीजन। सीजन मतलब जहाँ से हम काट रहे हैं, जैसे पॉलिस्टर्स है, पीएलए, पीएलजीए, पॉलीलैक्टोन्स है, पॉलीअमाइनो एसिड्स हैं, फॉस्फेजीन्स हैं, तो ये सब क्या बल्क इरोजन शो करते हैं। और सरफेस में सैंपल इरोड फ्रॉम द सरफेस, जो हमारा सरफेस है पॉलीमर का वहां से इरोजन शुरू हो जाएगा। और पॉलीमर डिग्रेडेशन इज मच फास्टर देन वाटर इनटेक। जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएगा उसका ज्यादा डिग्रेडेशन हो जाएगा, जिससे पॉलीएनहाइड्राइड्स और पॉली ऑर्थो स्ट्रेस इस चीज को शो करते हैं। बल्क इरोजन को और डिस्कस करते हैं। डिग्रेडेशन टेक्स प्लेस थ्रूआउट द होल सैंपल ऑफ द, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है नीड ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। व्हाई वी आर रिक्वायरिंग डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर? क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी नीड कंट्रोल द डिलीवरी ऑफ दैट सिस्टम। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं ताकि डिग्रेडेशन हो और कंट्रोल द डिलीवरी सिस्टम वाला जो कंसेप्ट है वो फुलफिल हो। नो नीड फॉर अ सेकेंड सर्जरी फॉर रिमूवल ऑफ पॉलीमर। और दूसरी बात ये, जो हमने पॉलीमर लिया है वो बॉडी के अंदर ही डिग्रेड हो जाए, उसके लिए हमें अलग से एफर्ट नहीं लगाने पड़े उसको डिग्रेड करने के लिए। ठीक है, जो नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं, अगर उनकी कोई प्रिपरेशन ली जा रही है तो उनको हटाने के लिए, बॉडी से भगाने के लिए, डिग्रेड करने के लिए हमें अलग से सेकेंडरी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है वो इटसेल्फ डिग्रेड हो जाने बॉडी के अंदर, हमें नो नीड टू सेकेंड सर्जरी। ठीक है, अब इसमें एनी बायो रिलेटेड पॉलीमेरिक मटेरियल, बायो रिन्यूएबल, बायो मटेरियल, बायोडिग्रेडेबल, ये सब चीजें इसमें बायो पॉलीमर में आती हैं। एडवांटेज क्या है बायोडिग्रेडेबल की? लोकलाइज डिलीवरी ऑफ ड्रग, सस्टेन डिलीवरी ऑफ ड्रग, स्टेबलाइजेशन ऑफ ड्रग, डिक्रीज इन डोजिंग फ्रीक्वेंसी, रिड्यूस साइड इफेक्ट्स, improved patient compliance। तो ये एडवांटेज हो गए। बट देयर आर फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं? प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंसेस दैट मे बी इशूड इन द बॉडी, जैसे मोनोमर्स हैं उसके, अगर टॉक्सिक हैं उसके मोनोमर्स, या कैटलिस्ट जो है डिग्रेडेशन के बाद कैटलिस्ट जनरेट हो रहे हैं, तो कैटलिस्ट का काम क्या है? रिएक्शन को घटा बढ़ा देना। ठीक है, तो रिएक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं। कौन सी रिएक्शन को? जो बॉडी के अंदर हो रही है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो अनडिजायरेबल है बॉडी के अंदर। अब बर्स्ट रिलीज और हाई इनिशियल ड्रग रिलीज सून आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन इज टिपिकल फॉर मोस्ट ऑफ द सिस्टम। तो क्योंकि हम बायोडिग्रेडेबल ले रहे हैं तो पता नहीं कौन सा जो पॉलीमर है हमारी बॉडी की किस फिजियोलॉजिकल कंडीशन के साथ ज्यादा रिएक्टिव हो जाए और बर्स्ट रिलीज करे। ठीक है, तो हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। एप्लीकेशन, पॉलीमर सिस्टम फॉर जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के लिए हम लोग अधिकतर बायोडिग्रेडेबल का ही यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जीन से इनके थ्रू डिलीवर कर रहे हैं और हम अलग से इनको डिग्रेडेशन के लिए अलग से ट्रीटमेंट को रिक्वायर्ड नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर फॉर ऑकुलर। ऑकुलर मीन्स हमारी आईज के लिए जो प्रिपरेशन मटेरियल से ऑकुलर इम्प्लांट है, ठीक है, या ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं, आर्टिफिशियल ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं, तो उसके लिए बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए ताकि वो आंखों में लगा यूज होने के बाद ही सेल्फ डिग्रेड होता जाए अपने आप ही। तो टिश्यू इंजीनियरिंग में, वैस्कुलर ऑर्थोपेडिक, स्किन एडहेसिव, सर्जिकल ग्लूज, इन सब चीजों में बायोडिग्रेडेबल रिक्वायर्ड है। जैसे हम सूचर्स की बात करते हैं, सब लोगों को पता है सूचर्स किसी, टाँके जिसे कहते हैं हिंदी में। तो टाँके जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल भी है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो कहते हैं ना टाँके कटने बाकी हैं। क्यों कहते हैं टाँके कटने? बिकॉज वी आर नॉट नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसलिए उसे काटना पड़ता है। लेकिन जो बायोडिग्रेडेबल है वो सेल्फ अपने आप डिग्रेड हो जाते हैं, उनको जरूरत नहीं है काटने की। इसलिए यहाँ पे इसे कहते हैं ना, ये आपका जो सर्जिकल ग्लूज और ऑर्थोपेडिक में आगे, वेस्कुलर ऑर्थोपेडिक में आगे हड्डियों को जोड़ने के लिए जो होता है। बायोडिग्रेडेबल ड्रग सिस्टम फॉर थेरेपेटिक एजेंट सच एज एंटी ट्यूमर, एंटी साइकोटिक एजेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट, इन सब चीजों के लिए भी हम इसको बनाते हैं। पॉलीमेरिक मटेरियल्स आर यूज्ड इन एंड ऑन soil to improve aeration and promote plant growth and health। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का यूज करते हैं और क्रॉप की हेल्थ को, हार्वेस्टिंग को और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करते हैं। Many biomaterials, especially heart valve replacement and blood vessels, are made up of polymers like Dacron, Teflon and polyurethane। तो ये सब चीजें यूज हो रही हैं हमारी एडवांस ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। कुछ पॉलीमर्स का एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जैसे कोलेजन है। कोलेजन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, उसको वुंड रिपेयरिंग में यूज कर रहे हैं। चिटोसन है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है जेलिंग एजेंट की तरह। डेक्स्ट्रान है, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। लैक्टिन एज ए न्यूक्लियो एडिसिव। साइक्लोडेक्सिन, गोरगम, पैक्टिन, इंसुलिन, डिलीवरी ऑफ ड्रग इन कोलन। रोजेंस एज एन एडिसिव इन
TDS, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ये कुछ पॉलीमर्स थे जो यूज हो रहे थे ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। अब है मेथड्स ऑफ स्टडिंग पॉलीमर डिग्रेडेशन। तो इसमें क्या क्या चीजें हम लोग कैसे करते हैं डिग्रेडेशन स्टडी। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंज देख लिया, जिसमें हमारा स्वेलिंग हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया, बबलिंग हो गया, डिसअपियरेंस हो गया। इस तरीके से हम ये पता कर लेंगे कि हमारा जो सिस्टम था, जो पॉलीमेरिक पॉलीमर बेस्ड बायोडिग्रेडेबल था, वो क्या चेंजेस दिखा रहा है। स्वेल हो गया है, डिफॉर्म हो गया, मतलब जिसका नेचर था वो डिफॉर्म हो गया है, बबलिंग हो रही है, डिसअपियर हो गया, गायब ही हो गया। वेट लॉस देख लेते हैं हम, क्योंकि बायोडिग्रेड हो रहा है तो उसका वेट लॉस तो होगा ही। थर्मल बिहेवियर देख लेंगे, थर्मल बिहेवियर से क्या पता चलेगा कि किस टेम्परेचर पे ये डिग्रेड हो रहा है, कितने रेट पे डिग्रेड हुआ, ये सब चीजें देख लेंगे। मॉलिक्यूलर वेट चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हम बायोडिग्रेड हो रहा है तो उसका हम मॉलिक्यूलर वेट भी चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा उसका वेट। तो कैसे हम स्टडी करेंगे? हम इसको देखेंगे, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हैं, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी से, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम ये पता कर लेंगे उसके मॉलिक्यूलर वेट में कितना चेंज आया है। फिर चेंज इन केमिस्ट्री, IR देख लिया, NMR देख लिया, तो केमिस्ट्री से हमको ये पता चल जाएगा कि दीज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस गेट डिग्रेड इनसाइड द बॉडी। ये दिस स्लाइड इज शोइंग सम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर मैट्रिक्स फॉर्मेशन। तो यहाँ 3 तरीके से बना सकते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर मैट्रिक्स। See, here we are not discussing drug delivery system. Okay, here we are discussing how the biodegradable polymer matrix is prepared. So there are 3 methods through which biodegradable polymer matrix is prepared. First one is compression, second one is molding, third one is solvent casting. So in case of compression molding, polymer and drug particles are milled to a particle size. Milled means a smaller size. Okay, range of 90 to 150 micron. Both of the things means polymer and drug, both are both particle size are milled at a level of 90 to 150 micron. Drug and polymer mix is compressed at approximately 30,000 psi और इस प्रेशर पर स्क्वायर इंच को लगा करके हम इसको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के बाद फॉर्मेशन ऑफ सम टाइप्स ऑफ टैबलेट एंड मैट्रिक्स हम बना लेते हैं। दिस इज कंप्रेशन। ठीक है। मेल्ट मोल्डिंग में क्या हो रहा है? मेल्ट मीन्स हम इसको मेल्ट कर रहे हैं। पॉलीमर हीटेड टू माइनस डिग्री अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो जो पॉलीमर का मेल्टिंग पॉइंट होगा उससे हम 10 डिग्री और उसको हीट कर देंगे। तो जब हीट कर देंगे तो एकदम मेल्ट होकर के विस्कस लिक्विड बन जाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर ड्रग को उसमें मिला देंगे, तो हमारा ड्रग और पॉलीमर दोनों मिक्स हो जाएंगे और मिक्स करके हम अपना जो जिस भी हमको मोल्ड में से कन्वर्ट करना है उसे कन्वर्ट कर लेंगे, जिस भी शेप में हमें मोल्ड करना होगा उसे। ठीक है। इसका एडवांटेज ये है, मोर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि हमारा वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो गया है पॉलीमर हमारा, उसमें ड्रग ऐड कर दिया तो यूनिफॉर्मली वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है। और वाइड रेंज ऑफ शेप्स पॉसिबल, और हमारा जो जैसा सांचा रहेगा हमारा वैसे उस सांचे में हम उसके अकॉर्डिंग हम अपने उसको बना सकते हैं। बट देर इज सम डिसएडवांटेज ऑल्सो। डिसएडवांटेज ये है कि मेल्ट कर रहे हैं, मेल्ट करने से क्या होगा कि टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो पॉलीमर है उसकी भी इंटीग्रिटी लॉस हो सकती है, एज वेल हमारा जो ड्रग है वो थर्मोलेवाई अगर है तो वो खराब हो जाएगा, क्योंकि वो थर्मल इनसेंसिटिव है ना, तो वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ड्रग पॉलीमर इंटरेक्शन एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि हाई टेम्परेचर कर रहे हैं तो हो सकता है देयर इज सम सॉर्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी देयर, और वो काइनेटिक एनर्जी जो है ड्रग पॉलीमर में कुछ रिएक्शन करा दे, इंटरेक्शन करा दे। और थर्ड डिसएडवांटेज इज कॉस्टली। थर्ड मेथड इज ऑफ मोल्डिंग इज सॉल्वेंट कास्टिंग। तो सॉल्वेंट कास्टिंग, कास्टिंग मतलब उसी के रेप्लिका बना देना, कास्ट कर देना, जमा देना। जैसे को डिजोल्व ड्रग एंड पॉलीमर इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हमने क्या किया कि एक ऐसा सॉल्वेंट सेलेक्ट किया जिसमें हमारा ड्रग और पॉलीमर दोनों ही डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है। हमने इसमें हीटिंग नहीं की है, हमने पॉलीमर को डिजोल्यूट कर दिया, सॉलिबलाइज कर दिया, सॉल्युबल कर दिया ड्रग को और पॉलीमर को। कि pour the drug polymer solution into a mold chilled under dry ice। ठीक है। और हमने ऐसा करने के बाद उसको ड्राई आइस में रख दिया, उसमें डाल के मोल्ड में डाल के, मोल्ड मीन्स ढांचा जो हमारा जिस शेप हमको चाहिए उसे मोल्ड कह रहे हैं। ठीक है। उसमें डाल करके हमने
चिल्ड कर दिया। अलाउ सॉल्वेंट टू इवेपोरेट, ऐसा करने के जो सॉल्वेंट होगा फिर वो इवेपोरेट कर जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ड्रग पॉलीमर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स बन जाएगी इस तरह से। ठीक है, तुम लोग को समझ में आ रहा है ना? यस मैम। यस वो मैम, तो नहीं है, वो क्लास करते करते लगातार। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेज सॉल्वेंट कास्टिंग का। ये सिंपल है, ये सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव है, तो इसमें कोई हीट सेंसिटिव ड्रग वाला कोई नुकसान वाली बात नहीं है, क्योंकि हम पहले वाले केस में क्या था कि हमारी ड्रग थर्मोलेबाइल थी तो वो मेल्टिंग करने की वजह से खराब हो जा रही थी, लेकिन ऐसे इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। डिसएडवांटेज भी है, लेकिन क्या? पॉसिबल नॉन यूनिफॉर्म ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम इसे ठंडा रख कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमारी ड्रग जो है नॉन यूनिफॉर्मली वहां जाकर के मिक्स हो। प्रॉपर सॉल्वेंट फॉर ड्रग एंड पॉलीमर के लिए हमें सुटेबल सॉल्वेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। द सॉल्वेंट इन विच ड्रग एज वेल पॉलीमर्स गेट डिजोल्व। तो ऐसा सॉल्वेंट जो दोनों ही केस के लिए सॉल्युबल हो, ऐसा मिलना मुश्किल हो जाता है, टफ होता है ऐसा। फ्रेजाइल ऑफ द सिस्टम बिकॉज वी आर गोइंग टू चिल, तो हमसे ठंडा कर रहे हैं ना, तो जब भी कोई ठंडी चीज हो वो फ्रेजाइल हो जाएगी, उसको टूटने के चांसेस ज्यादा होंगे। जो जो मैट्रिक्स बन करके आएगी ना वो फ्रेजाइल नेचर की होगी। अनवांटेड मैट्रिक्स पोरोसिटी और इसमें पोरस भी हो। So this is again the application of some polymer and drug, okay, which are used for novel drug delivery system. For example, albumin, albumin जो है पॉलीमर है और इसमें ड्रग जो है नॉर्जेस्टेरोन, जो आपका वो है स्टेरॉइड्स हैं, प्रोजेस्टेरोन्स, इनको मिला करके हमने बनाया इंट्रा आर्टियल डिलीवरी सिस्टम टू फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ट्यूमर। हीमोग्लोबिन, इसलिए डीआरामाइसिन डाला जो ड्रग की डिलीवरी को स्लो कर दिया, उसको धीरे कर दिया। फाइब्रिनोजन डॉक्सोरिबोसिन के साथ, ये भी डॉक्सोरिबोसिन भी एंटी कैंसर ड्रग है जो सस्टेन रिलीज एक्शन के लिए यूज करने किया गया। जिलेटिन 5 तो आप देख रहे हैं अधिकतर सारी ड्रग्स हमारी एंटी कैंसर है और इनका यूज हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के साथ कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? फॉर टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी, फॉर नोवेल ड्रग डिलीवरी, फॉर सस्टेन ड्रग डिलीवरी। ओके, पॉलीएमाइड एल एस्पारेजिनेज के साथ सप्रेस द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर एंड पॉलीएक्रिलामाइड जो एल एस्पारेजिनेज के साथ एक्यूट ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया मींस जो ब्लड कैंसर है उसके मैनेजमेंट के लिए। हाँ, ये रिपीटेड है आई थिंक। हाँ, कंक्लूजन में आते हैं। numerous synthetic biodegradable polymers are available and still being developed for sustained and targeted drug delivery application. Biodegradable polymers have proven their potential for the development of new, advanced and efficient drug delivery system and capable of delivering a wide range of bioactive material. However, only few have entered the market since many drugs faces the problems of sensitivity to heat, shear force and interaction between polymers. These problems can be overcome by fully understanding the degradation mechanism to adjust the release profile. So this was all about your drug delivery system, which are either osmotic drug delivery or biodegradable polymer and गैस्ट्रिक रिटेंशन। तो जितने भी हैं सब उसके लिए कंक्लूजन है कॉमन। कुछ रेफरेंसेस हैं, ये मैंने इंटेंसली आप लोगों के लिए ऐड किए हैं। These are few papers. You people can see that gastroretentive floating beads. These papers are mine. तो आप इसे देख सकते हैं। ये सारे gastroretentive drug delivery system के पेपर हैं, रिसर्च पेपर एंड रिव्यू। तो आप देख लीजिए 3 पेपर हैं इसमें। फॉर्मेशन एवोल्यूशन ऑफ ऑयल इंट्रैक्ट द gastroretentive floating gel beads of loratadine. Loratadine is H1 blocker. Passage delivery delaying microbeads for controlled delivery of loratadine and gastrointestinal targeted drug delivery system. You can find it in Google. Some papers are also for biodegradable polymers. इसमें चिटोसन का आप पेपर देख सकते हैं, बहुत अच्छा पेपर है ये। बायोमेडिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉटनाइज चिटोसन और माइक्रो स्केल एंड नैनो स्केल चिटोसन बेस्ड पार्टिकल्स फॉर बायोमेडिकल यूज। So you people can refer these articles for more application, for more mechanism also. किसी को कोई डाउट है? ये सारी जो नोट है मैंने देखा कि आपको कुछ टीचर्स ने आपको शेयर किए हैं ना, तो मैं आप लोग का सिलेबस मेरे पार्ट पे खत्म हो गया है। If you people have any doubt, please ask
योर क्वेश्चन। वो क्वेश्चन हम डील कर देंगे आपको। और जिन्होंने मेरी क्लास नहीं की है वो लोग मेरे नोट्स में ये मैं शेयर कर दूंगी विद परमिशन ऑफ डॉक्टर प्रकाशन गुप्ता। मैं से शेयर कर दूंगी आप लोगों को। और आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो किसी टॉपिक में, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सभी टॉपिक में उनकी डेफिनेशन आपको पढ़नी है, क्लासिफिकेशन उनकी पढ़नी है, एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ने हैं आपको, और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्या होते हैं वो पढ़ने हैं, इवेल्युएशन पैरामीटर्स पढ़ना है। ठीक है बच्चों। और स्टार्टिंग के जो मेरे लेक्चर्स थे वो तो बेस्ड थे डिफ्यूजन एंड ड्रग रिलीज कंट्रोल पे। तो ऑल द नोट्स वर फ्रॉम ब्रह्मणकर, आप ब्रह्मणकर वाली बुक से भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया गया है, तो आप उसमें देख लेंगे ये सब चीजें। सस्टेन रिलीज एंड कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अंशुमन, आपको कोई डाउट है बेटा? नो मैम। तो आप लोग कभी आते भी हो यहाँ पे यूनिवर्सिटी आते हो? नो मैम। अरे इतना भी कोरोना नहीं है यार। यहाँ बताइए मैम, आ सकते हैं कभी आना हो। हाँ, अब तो तुम लोग ये बताओ, तुम लोगों का ये सारा सिलेबस सभी का कंप्लीट हो गया है, मेरा ही कंप्लीट हुआ है? बहुत सारा बचा है। अभी बहुत बचा हुआ मैम है। अभी आप ही की क्लास हुई है। अच्छा कोई ठीक पढ़े है। नहीं तो तो आपसे पूछ लेंगे। हाँ पूछ लेना, बहुत आसान है। मैंने तो बहुत ही सुपरफिशियली आप लोगों को आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए बस उसी हिसाब से स्लाइड्स बनाई हैं ये। नहीं, आपने बहुत अच्छे सिस्टमैटिक सिंपल वे में समझाया, लेकिन इस बार खुद से पढ़ना पड़ेगा ना मैम। हाँ पढ़ना पड़ेगा खुद से, और मैं आपको हिंट कर रही हूँ उसी हिसाब से ही आपको पढ़ना है। अब जैसे हम लोग यस मैम। बात कर रहे हैं ना, तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। बस हाँ, ये इसका ही लेती हूँ, ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम का लेती हूँ। तो ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम थोड़ा सा अलग हटके है और बाकी ड्रग डिलीवरी सिस्टम से। क्यों? क्योंकि इसमें ना इसका एक तो जो इसका मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी में जो हम प्रिपरेशन बना रहे हैं उस प्रिपरेशन की जो कंपोनेंट है दैट आर डिफरेंट, ये सब में नहीं यूज हो रहे हैं। जैसे ऑस्मोटिक एजेंट किसी में नहीं यूज हो रहा है, सेमी परमिएबल एजेंट किसी में यूज नहीं हो रहा है, विकिंग एजेंट नहीं यूज हो रहे हैं, ठीक है, पोर फॉर्मिंग एजेंट किसी में नहीं यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये प्लास्टिसाइजर, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पॉलीमर तो सब में यूज हो रहे हैं, कोटिंग सॉल्वेंट सब में, सर्फेक्टेंट सब में यूज होंगे। लेकिन आपका ये क्या कहते हैं ऑस्मेटिक जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इसमें ये जो थिंग्स मैंने आपको डिस्कस किया है ये नहीं यूज हो रहे हैं। नहीं तो आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे ऑस्मोटिक का ही था, ये मैंने कुछ लिखा दिया ऑस्मोजेंस, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर की। इसमें आपको पता, जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे ना बताओगे कि सोडियम क्लोराइड का सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करने की कैपेसिटी होती है, इसके फ्रक्टोज की होती है, पोटेशियम क्लोराइड की होती है, ठीक है, जो सबसे कम होती है सोडियम फास्फेट की या मैनिटॉल की या पोटेशियम सल्फेट की, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इलेबोरेट करना पड़ेगा चीजों को, ऑस्मेटिक एजेंट या ऑस्मोजन का क्या फंक्शन है। तो जितनी भी प्रिपरेशन है उन सारी प्रिपरेशन का आपको क्या होते हैं क्लासिफिकेशन, क्या कंपोनेंट है, क्या फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं। जैसे इसमें एक एक चीजें डिस्कस हो गई है कि प्लास्टिसाइजर क्या काम करता है, ठीक। अब आते हैं क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम का बहुत वास्ट है, लेकिन मेजर दो तरीके से होते हैं, एक इम्प्लांट होंगे या ओरल होंगे, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको पिछली बार ही बोला था कि आप लोग क्या करेंगे, इम्प्लांट की वजह से एलजेट है, एलजेट के बारे में आप डिटेल में अपने नोट्स बना देंगे, ठीक है। ये इसके कंपोनेंट क्या है, जैसे कंपोनेंट लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए ना, फ्लो मॉडरेटर, टेस्ट एजेंट, इम्परमिएबल रिजर्वायर, ऑस्मोटिक लेयर, सेमी इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सब सारे कंपोनेंट हो गए। इन सारे कंपोनेंट का आप इनका फंक्शन क्या है ये पढ़ लिया आपने। अब जैसे ड्यूरोज में आ गए, ड्यूरोज में भी सेम यही, ऑरिफिस हो गया, ड्रग रिजर्वायर हो गया, प्रॉपर्टी ड्रग मतलब ड्रग, प्रॉपर्टी ड्रग मतलब ब्रांडेड ड्रग कौन से डाल रहे हैं इसमें, पिस्टन जो इन दोनों को अलग सेपरेट कर रहा है, ऑस्मोटिक एजेंट कैसे ही करिएगा। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जितने पार्ट्स हैं इसके या कंपोनेंट्स हैं इनका क्या फंक्शन है, ये आपको बताना पड़ेगा। और ये किस पर्पज के लिए बनाए गए हैं, हाउ दे वर्क, इनकी मैकेनिज्म क्या है,
अब जैसे ओरल की बात आ गई तो ओरल में क्लासिफिकेशन थे, सिंगल चैम्बर ऑस्मोटिक पंप, एलिमेंट्री ऑस्मोटिक पंप, मल्टी चैम्बर। ठीक है, सिंगल का एग्जांपल एलिमेंट्री ऑस्मोटिक, और मल्टी चैम्बर का एग्जांपल है पुश पुश पुल ऑस्मोटिक पंप, मिसलेनियस में कुछ आ गए। मैं एक मिनट और भी आप लोग को शेयर कर रही हूँ ऑस्मोटिक का ही। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? नो मैम, मैम अभी कोई स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। अब हो रही है? नहीं हो रही है? नो मैम। मैम पहली वाली स्क्रीन है। मैं एक मिनट फिर से कर रही हूँ, फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। इसको देखते हैं। इसमें आप आपको ना इसमें क्लासिफिकेशन और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसी से मैंने बनाई आपकी स्लाइड्स, ऑस्मोटिक एजेंट, फ्लक्स रेगुलेटर, पोर फॉर्मिंग, ये सब। अब टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक पंप आ गए। अब जैसे हमने पढ़ा एलिमेंट्री ऑस्मोटिक पंप, मैंने आपको बोला, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक। अब आगे एलिमेंट्री ऑस्मोटिक पंप किसे कहते हैं? तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कुछ इन्होंने क्या कहते हैं, रोज नेल्सन पंप एंड डेवलप्ड सिस्टम नोन एज एलिमेंट्री ऑस्मोटिक पंप। तो हिस्ट्री लिखी हुई है इनकी, ये देखो दिख रहा है ना ये। फिर इनकी इनकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, थ्योरी क्या है, तो जनरल की एक्सप्रेशन फॉर द सल्यूट डिलीवरी, इतना ये इनका थ्योरी लिखी हुई है। As the size of delivery orifice increases, hydrostatic pressure inside the system is minimized। इसीलिए जो साइज है वो थोड़ा छोटा रखते हैं, बड़ा नहीं रखते। क्यों? क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नोट्स अपने ऐड करने पड़ेंगे। अब देखो पुश पुल ऑस्मोटिक पंप देखते हैं क्या होता है। ये देखो, ये पुश पुल है। ठीक है, इसमें क्या है, पॉलीमेरिक पुश कंपार्टमेंट बिफोर ऑपरेशन, बिफोर ऑपरेशन का चित्र है ये। ऑस्मोटिक ड्रग फोर यहाँ पे ये ड्रग है, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। जैसे ही इस ऑरिफिस के थ्रू वाटर अंदर जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है, तो जो नीचे का जो पुश वाला जो कंपार्टमेंट है, वो आगे की चीजों को पुल कर देता है। ठीक है, ऐसे पुश करके बाहर की ओर निकालने की कोशिश करेगा, जिसे कहते हैं पुश पुल। ठीक है, इसका नाम है पुश पुल। क्यों पुश पुल कहा गया है? क्योंकि इसमें दो कंपार्टमेंट है, एक पुश है एक पुल है। तो जैसे पुश वाला ना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जब काफी ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसको पुल कर आगे की ओर फेंकेगा, तो और फिर से धीरे धीरे ड्रग रिलीज होना शुरू हो जाएगी, जैसे पुश पुल कहते हैं। ऐसे बहुत से ऑस्मोटिक पंप विद नॉन एक्सपेंडिंग, जो एक्सपेंड नहीं हो रहे हैं सेकंड चैम्बर। अभी हम लोग देखे थे एक्सपेंड हो रहा था, अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया है इसमें देखिए सेकंड चैम्बर, दिस चैम्बर इज एक्सपेंडिंग, बढ़ रहा है, और आगे वाला चैम्बर छोटा होता जा रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है इसमें नॉन एक्सपेंडिंग है, कंट्रोल्ड पोरोसिटी ऑस्मोटिक पंप है। तो ये कई तरीके के हैं, जिस जो आपको सूट कर जाए किसी एक ऑस्मोटिक पंप के बारे में अच्छे से उसकी पूरी मैकेनिज्म पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखो फ्लोटिंग ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी होता है। ये देखो, दिस टैबलेट विल रीच ऑल पार्ट्स ऑफ जीआईटी, डिलीवरी रेट विल बी कांस्टेंट अलोंग विद द रेगुलर कोटिंग, कंप्रेशन कोटिंग। कंप्रेशन कोटिंग किससे कर रहे हैं? एचपीएमसी और सोडियम बाइकार्बोनेट से कर रहे हैं। आफ्टर एंटरिंग द स्टमक एचपीएमसी स्वेल, स्वेल कर जाएगा, और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा? एचसीएल के साथ रिएक्ट करके सीओ2 रिलीज करेगा। तो जैसे ही सीओ2 रिलीज होगी, फ्लोटिंग फिनोमेना पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन बायंसी ऑफ द टैबलेट मेकिंग द टैबलेट टू फ्लोट। ऑनसेट ऑफ फ्लोटिंग टाइम इज 1 से 2 मिनट, 1 से 2 मिनट तक ये फ्लोट करता रहेगा। ठीक है, बायोलॉजिकल फ्लूइड enters into the tablet and dissolve drug and osmogen coat, creating osmotic pressure which results in constant release of drug। इस तरीके से क्या हो रहा है कि हमने इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और एचपीएमसी का मिश्रण डाल दिया है, और जैसे ही एचसीएल दिया है कि एचसीएल होगा फ्लूइड में, तो जैसे ही फ्लूइड वो क्या कहते हैं एचसीएल एंटर करेगा, वैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये कर करके सीओ2 रिलीज करेगा, और सीओ2 जब निकलना शुरू होगी इस वाले ओरिफिस से, तो जब सीओ2 निकलेगी तो उसको बायंट कर देगी, वो क्या फ्लोट करता रहेगा। इसलिए इसका नाम है फ्लोटिंग ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, समझ में आया ये वाला सिस्टम? इसी तरीके से है, ये रेफरेंसेस है इसका दिया हुआ है। तो आप लोगों को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा कि क्या उसके कंपोनेंट हैं,
क्या उसके फीचर्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सब चीजें आपको डिस्कस करनी है, क्या इवैल्यूएशन पैरामीटर्स है। ठीक है बच्चों, किसी को कोई इशू? नो अब जब इसको पढ़ना ना, सभी लोगों को मेरा ये सजेशन है कि जब इसको पढ़ेंगे ना तो एक फॉर्मेट बना लेंगे आप लोग। जैसे पढ़ रहे हैं ये ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो एक फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट मीन्स लेआउट करना है आपको। सबसे पहले डेफिनेशन, फिर क्यों हो रहा है, मैकेनिज्म इसका, उसके कंपोनेंट एसेंशियल क्या है, उन कंपोनेंट के क्या क्या फंक्शन है, और कितने क्लासिफिकेशन क्या क्या है, किसी एक को अच्छे से डिस्कस करना, और उसके इवेल्युएटिंग पैरामीटर्स क्या है। दिस इज ऑल अबाउट ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी। इसी तरह दूसरा उठा लेंगे, जीआरडीडीएस को उठा लेंगे, उसमें सेम यही करना है, क्या होता है, क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है, क्या आइडियल कैंडिडेट है जीआईटी उसके लिए, फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए, और उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है, ये सब चीजें करके इवेल्युएटिंग पैरामीटर्स क्या है। तो एक पहले से लेआउट बना लेंगे और उसी लेआउट के अकॉर्डिंग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास एंड करें फिर। ओके मैम। ओके मैम। किसी को डाउट, हाँ ठीक है, किसी को कोई डाउट हो वो डिस्कस कर लेंगे। यस मैम।